नमस्कार, स्वागत आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। के न्यूज़ की खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का कि हमारा ये खास कार्यक्रम बहुत रुचि से देखते हैं और तमाम दर्शक अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। आज इस खास मुलाकात में एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराएंगे जो पेशे से शिक्षक हैं, पहले विद्यार्थी राजनीति में लंबे समय तक रहे हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं, फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से होते हुए उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार के न्यूज़ के दर्शकों को समय देने के लिए। डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक के बारे में कुछ थोड़ी सी बहुत जानकारी दर्शकों को दे देता हूँ। गोरखपुर के मूल निवासी, बांसगांव तहसील में इनका 1963 में जन्म हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं महामंत्री छात्र संघ के रहे और इस वक्त कुशीनगर के बुद्ध डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे। राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी समय से, अपने छात्र जीवन से, अपनी छात्र राजनीति के समय से ही डॉक्टर कौशिक सक्रिय रहे हैं और संगठन, समाज, पार्टी, इनको कई बार ये काम करने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक रह चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और शिक्षक होने के साथ युवाओं में इनकी अच्छी पैठ है और वास्तव में इसी वजह से युवाओं, खास तौर पर जो पूर्वांचल के युवा हैं, उनको जोड़ने में इनका कोई सानी नहीं है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं और मुख्यमंत्री ने इन्हें युवा कल्याण परिषद का, राज्य युवा कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है और वो लगातार मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम कर रहे हैं। बेहद मृदुभाषी और मस्त मौला प्रवृत्ति के डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं, जैसी इनकी छवि है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार पुनः आपका। छात्र राजनीति में अब ये देखा गया है कि जो छात्र राजनीति को कहा जाता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जो छात्र राजनीति है, विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, वो राजनीति की नर्सरी मानी जाती है छात्र राजनीति। तो पहला, चूंकि आप उसी नर्सरी से निकलकर उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं, राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं और बहुत युवाओं की जिम्मेदारी आपको मुख्यमंत्री ने दी है। वास्तव में ये बात तो सही है कि छात्र राजनीति की नर्सरी है, लेकिन अब आप लोगों के ज़माने के बाद बहुत सारे भी छात्र नेता मंत्री भी हैं। राकेश सचान मंत्री हैं, छात्र नेता हैं। इसी तरीके समाजवादी पार्टी की सरकार में कई मंत्री रहे हैं। आपके दया शंकर सिंह भी छात्र राजनीति से निकले हैं। तो आप लोग एक तरीके से उसी नर्सरी से निकले हुए हैं। लेकिन अब चूंकि छात्र संघों का वजूद ही खतरे में है, अब छात्र संघों में उस तरह की राजनीति, उस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है, तो क्या जो वास्तव में पॉलिटिकल प्रोडक्ट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि राजनीति बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन जो पॉलिटिकल सोच वाले युवा क्या अब नहीं आ पा रहे हैं? पहला सवाल डॉक्टर साहब। देखिए, मैं गोरखपुर जैसे जगह से छात्र राजनीति में आया। हम लोग शुरू से ही पारिवारिक विचारधारा से, मैं संघ पृष्ठभूमि का था और गोरखपुर एक ऐसी जगह है जो एक तरह से कहा जाता है कि पूर्वांचल का थीम है जी। कभी यहाँ पर हिंसक संघर्षों के लिए गोरखपुर जाना जाता था। बाद में कांग्रेस का गढ़ था, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह वहीं से मुख्यमंत्री हुए। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद गोरखपुर का परिदृश्य बदला और मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि जो मेरा संगठन था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं पहला अध्यक्ष जी। मेरी
मुख्य विचारधारा थी। मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर कमीशन से हुआ, तो मेरी मुख्य विचारधारा थी कि लड़ाई फर्स्ट, पढ़ाई में फर्स्ट। लड़ो लड़ाई लड़ने को, पढ़ो पढ़ाई पढ़ने को। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लड़ाई में हम लोग संघर्ष भी करते थे। ये नारे अब सुनाई भी नहीं पड़ते अब। जेल भी जाते थे, जेल भी जाते थे। गोरखपुर की जेल में भी हम गए, लखनऊ के जेल में भी हम गए। लेकिन जो मूल हमारा काम था, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे जी, तो वह काम हम लोग नहीं छोड़ते थे। इसीलिए मेरा शुरुआत से लेकर के और अंतिम डिग्री तक प्रथम श्रेणी में मैं आया था। राजनीति में कम, और विशेषकर छात्र राजनीति में बिरले लोग होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आजकल के छात्र नेता पढ़ाई पर कम ध्यान दे करके इतर बातों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि विश्वविद्यालय के कैंपस में, महाविद्यालय के कैंपस में हम घर से यह कह करके नहीं आते हैं कि हम जा रहे हैं छात्र राजनीति करने। हम यही करने जाते हैं, हमारे अभिभावक इसीलिए भेजते हैं कि जा रहे हैं पढ़ने। लेकिन मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया, मैं हॉस्टल में रहता था। छात्र संघों के चुनाव में जब मैंने नया प्रवेश लिया तो हॉस्टल के सारे विद्यार्थी हमारी बातों को मानते थे, तो हमने एक कैंडिडेट का सपोर्ट किया। वो कैंडिडेट विशेष रूप से बहुत कमज़ोर थे, कोई नहीं कहता था कि ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हमने सपोर्ट किया और अच्छे वोट से जीते। तो मेरे मन में एक लालसा आई कि अगर मैं किसी को जिता सकता हूँ तो मैं स्वयं क्यों न लड़ जाऊँ। और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का महामंत्री का चुनाव लड़ा, 1900 वोट के अंतराल से चुनाव जीता। फिर मैं छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मैं वो चुनाव हार गया। फिर अगले बार फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत गया। और मैं उत्तर प्रदेश का पहला व्यक्ति होऊंगा कि शायद छात्र संघ के अध्यक्ष रहते रहते डिग्री कॉलेज का अध्यापक हो गया। ये उदाहरण कहीं मिलेगा नहीं, वो भी उच्चतर शिक्षा आयोग से हुआ। जी जी। तो इकलौता व्यक्ति मैं हूँ। तो हम लोग विद्यार्थी परिषद से फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति में आ गए। उसमें हम लोग विपक्ष में थे। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्हीं की कमेटी में मैं पदाधिकारी था। हम लोग लड़ाई लड़ते थे, संघर्षों में जाते थे, और संघर्ष में जाने पर यह होता था कि कभी कभी पुलिस हम लोग को गिरफ्तार करती थी। हमारे यहाँ गोरखपुर से जाइए तो कुशीनगर और देवरिया जाने में एक जंगल पड़ता है 5-6 किलोमीटर दूर। शाम को ले जाकर पुलिस वहाँ छोड़ देती थी। रात में हम लोग पैदल पैदल आते थे 6-7 किलोमीटर। पुलिस कभी कभी हम लोग को ले जा करके, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद कारखाने की शुरुआत कराई है, वहाँ का जो थाना था वो दूर है, वहाँ ले जाकर छोड़ देती थी। कभी कभी जेल भी हम लोग चले जाते थे, लेकिन हम लोग घबराए नहीं कभी। चलिए जेल, हम लोगों का उस समय नारा था कि जगह कितना जेल में देखा, देख लिया और देखेंगे। जेल जाते थे, फिर हम लोग रिहा भी होते थे। मैं छात्र संघ का महामंत्री था। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने एनएक्सी में एक बैठक बुलाई उत्तर प्रदेश के छात्र संघ के अध्यक्ष महामंत्रियों की। हम लोग यहाँ पर आए, बात नहीं बनी पूरे प्रदेश के छात्र नेताओं की। हम लोग एनएक्सी से उतरे तो हम लोग को बस में भर के यहाँ जेल भेज दिया गया लखनऊ के। 14 दिन हम लोग जेल में रहे, अंत में रिहा किए गए। तो छात्र राजनीति में बड़ा संघर्ष किया गया है, और जब संघर्ष किया गया है तो उन संघर्षों के उस समय के लोग जो है, मैं 3 साल छात्र संघ का महामंत्री रहा, 2 साल छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, 5 साल तो मैं सीधे पदाधिकारी रहा। और उसके बाद के चुनाव में किसी को जिताने, किसी को हराने में
हम लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आज मेरा भी मेरा मूल प्रश्न ये है, जैसे आपने जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव ने आपको बुलाया, मेरा मूल प्रश्न यही था कि क्या छात्र राजनीति को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है? अब वो नर्सरी है कहाँ? नर्सरी तो खत्म कर दी गई, नेताओं ने नर्सरी खत्म कर दी, क्योंकि छात्र राजनीति से जो नेता आता था, जो चाहे वर्कर ही क्यों ना आए पार्टी में, लेकिन वो दम ठोक कर, खम ठोक कर, सीना ठोक कर वो अपने नेता का सामना करता था। वो पर्सनल नौकर नहीं होता था। अमूमन जो बड़े नेता होते हैं आजकल, वो समझ लेते हैं कि कार्यकर्ता हमारा सर्वेंट है, नौकर है। लेकिन चूंकि जो छात्र राजनीति से निकल कर आएगा उसके अंदर एक तेवर होगा, कलेवर होगा। तो ये आरोप लगता रहा है, जैसे लिंग 2 कमेटी के बाद तो उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति का एक तरीके से खात्मा ही हो गया, और कोई भी राजनीतिक दल, वो कोई भी हो, मैं कोई भी कह रहा हूं, छात्र राजनीति की नर्सरी को सींचना नहीं चाहता। ये मेरा प्रश्न है, सीधा जवाब चाहते हैं आपसे हम। ये लिंग 2 समिति जब आई तो लिंग 2 समिति के कानूनी बारीकियों पर हम लोग कोर्ट भी गए, ठीक ना। जैसे लिंग 2 समिति में था कि सबसे अंतिम में लड़ने की आयु और अर्हता 28 साल होगी, लेकिन हमने कहा कि भाई नहीं, ये अर्हता कम से कम 30 साल होनी चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय गए और जस्टिस शाही की बेंच ने जो है हम लोगों को यह आदेश दिया कि नहीं, लड़ने की अंतिम समय 30 साल तक होगी, क्योंकि 24 साल, 23 साल, 22 साल का नौजवान राजनीति में पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, क्योंकि राजनीति में अनुभव की बहुत ज़रूरत है। विशेषकर छात्र राजनीति में अनुशासन की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी ऐसा होती था कि साहब पुलिस और प्रशासन में हमने घोषणा किया कि साहब आज हम कुलपति का घेराव करेंगे, आज हमने घोषणा किया कि मंडलायुक्त का घेराव करेंगे, तो प्रशासन हमारे घेराव पर रोक लगा देता था। लेकिन हम लोग मानते नहीं थे, घेराव में आगे चलते थे, गिरफ्तारी होती थी, पुलिस और प्रशासन से धक्का मुक्की होती थी। मैं एक घटना बताऊंगा आपको जी। सपा और बसपा की संयुक्त सरकार थी। वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने मुझे बुलाया जी। तो मुझे मंडलायुक्त कार्यालय का घेराव करना था। उस रास्ते में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति थी। तो कप्तान ने कहा कि आप खूब धरना कर लीजिए, प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन रूट अपना चेंज कर लीजिए। हमने कहा नहीं, रूट हम नहीं चेंज करेंगे, हमारा रूट बन चुका है, तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखिए, हमको एक आपत्ति केवल है कि अंबेडकर की मूर्ति के रास्ते से जुलूस जाएगा और भारी संख्या में छात्र अगर होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अंबेडकर के मूर्ति के साथ कोई बात हो जाए, तो हम लोग तो तुरंत बर्खास्त हो जाएंगे, आप सारे लड़कों को रोक नहीं पाएंगे। तो मुझे यह बात समझ में आई, क्योंकि उससे 60 रूट भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से मंडलायुक्त कार्यालय जाने का था, तो हमने रूट बदल दिया। तो हम लोग कहीं ऐसा भी नहीं करते थे कि नहीं साहब हम खूंटा गाड़ लिया तो खूंटा गाड़े रहेंगे। हम कुलपति के यहाँ जाते थे। मुझे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं वाइस चांसलर के यहाँ गया, हमारे पूर्वांचल में बड़ी बाढ़ आई थी, तो प्रवेश फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त थी। कुछ लड़के मेरे पास 18 अगस्त को आ गए। मैं कुलपति के पास गया, कुलपति जी ने कहा कि देखिए साहब एक बांध बांधना पड़ेगा, आप कहते हैं तो मैं 16 अगस्त को 16 सितंबर कर दे रहा हूँ, आप कहते हैं तो मैं 16 अक्टूबर कर दे रहा हूँ, आप कहते हैं तो मैं 16 नवंबर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप या हमको एश्योरेंस दे दीजिए कि 18 अक्टूबर को कोई लड़का नहीं आएगा फार्म लेने। तो मैंने कहा भाई ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो अंतिम दिन तक परीक्षा के लोग आते रहते हैं फार्म जमा करने। तो मैंने कहा कि ये जो फार्म हम लाए हैं आप जमा कर लीजिए और तिथि वही रहने दीजिए। तो कभी कभी सही चीज़ों को भी, नहीं तो हम अड़ जाते
कि नहीं साहब आप डेट बढ़ाइए, 10 दिन बढ़ाइए, 15 दिन बढ़ाइए, फिर संघर्ष होता। तो मान लीजिए कोई बात अगर कोई व्यक्ति भले प्रशासन के दायित्व पर बैठा हो, वो अगर सही बात कह रहा हो तो उसको मानना चाहिए। डॉक्टर कौशिक, एक हमारे अगला सवाल मेरा ये है 90-89 कि में आजकल महामंत्री जो युवा है, आजकल चूंकि युवा राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं आप, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं आप, आजकल का जो यूथ है वो शॉर्टकट अपनाता है राजनीति में आने के लिए। पहले क्या होता था कि राजनीति करनी है तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी या करनी चाहिए, ये सलाह वरिष्ठ भी देते थे, चाहे वो विद्यार्थी परिषद की हो, चाहे राष्ट्रीय छात्र संगठन की हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा की हो, चाहे और जितने विंग हैं छात्र विंग, वो बड़े मजबूत हुआ करते थे। अब केवल कई केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये मजबूत हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं छात्र राजनीति बची है। और ये जो छात्र संगठन है पॉलिटिकल पार्टी के, ये कहने भर के लिए रह गए हैं बहुत ज़्यादा। कभी विद्यार्थी परिषद का बड़ा शानदार काम था उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके से NSUI हुआ या समाजवादी छात्र सभा, ये सब काम करते थे। और अब आज का युवा ये सोच रहा है कि नेता के जिंदाबाद करके उसके साथ पोस्टर लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, और बढ़ भी रहे हैं लोग। इसे आप कितना सहमत हैं और कितना इसे ठीक मानते हैं आप? सीधा सवाल है ये। मैं आपसे व्यक्तिगत कहना चाहता हूं कि कभी जीवन में मैंने शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाया, क्योंकि आजकल विद्यार्थी आप देखते होंगे जब परीक्षा आता है तो गाइड खोजने लगते हैं कि दिनेश गेस्ट पेपर मिल जाए, श्योर शॉर्ट पेपर मिल जाए हमको, हम उससे परीक्षा दें। हम तो आपको मैंने बताया अपने बायोडाटा के बारे में कि हम तो शुरू से प्रथम श्रेणी आने वाले थे। तो मैं हमेशा जो अध्ययन भी जब करता था तो बड़ी बड़ी किताबों से करता था, रेफरेंस बुक से करता था, मैं अपना नोट बनाता था किताबों को ले करके रात में हॉस्टल में, और उससे पढ़ता था। शॉर्टकट कभी भी अच्छा नहीं होता है, और जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं जीवन में हो सकता है कि 1-2 बार सफलता पा जाएं, और लंबे समय तक सफलता नहीं पाएंगे, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे राजनीति में हो। हम तो लोगों से कहते हैं, अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे मार्च 2019 में युवा कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया। मैं भी चाहता तो गोरखपुर रहता, लेकिन उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में मैं स्वयं जा चुका हूँ। उसके जाने के पीछे भाव यह है कि अगर मैं स्वयं एक्टिव रहूँगा तो हमारे अधिकारी कर्मचारी भी एक्टिव रहेंगे, हमारे लोग भी एक्टिव रहेंगे। वैसे भी युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के बहुत 2017 के पहले सशक्त विभागों में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि युवा कल्याण विभाग सशक्त विभाग हो। इसलिए पहले स्वयं व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 1994 में मेरे छात्र संघ के अध्यक्ष रहते रहते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का गोरक्षपीठ पर आगमन हुआ, और हम लोग उन्हीं के अनुयायी के रूप में उनके साथ साथ चलने लगे। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तब वो आए, और हमेशा उन्होंने भ्रष्टाचार विहीन राजनीति, हमेशा से वो लखतक राजनीति से हम लोगों को अच्छे पाठ को पढ़ाया, अनुशासन के पाठ को पढ़ाया। उन्होंने कभी भी हिंसा की ओर योगी जी ने नहीं कहा कि आप लोग जाइए, और हम लोग उनका आधार पे जो उन्होंने कहा उस आधार पर, ज्ञानशील एकता के आधार पर, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, अब तो मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक को भी अनुशासन का योगी आदित्यनाथ खुद भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं, हालांकि वो पदाधिकारी नहीं बन पाए, लेकिन वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं। और उत्तराखंड में अभी भी मैं कहूँगा कि उत्तराखंड में अभी भी
महाविद्यालयी और विश्वविद्यालयी छात्र राजनीति अभी जिंदा है। वहाँ अभी चुनाव बड़े दमखम के साथ में होता है, जैसे कभी लखनऊ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बरेली रोहेलखंड विश्वविद्यालय में कभी हुआ करते थे या डिग्री कॉलेजों में हुआ करते थे। उत्तराखंड में अभी भी छात्र राजनीति जीवित है। और यूँ कहें कि योगी जी भी भले ही वो संत महंत एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जबकि बहुत जानी मानी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर वो बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो छात्र नेता जिंदा रहा, क्योंकि वो छात्र राजनीति में आए। तो ये कहा जा सकता है कि वो भी राजनीति में आए तो छात्र राजनीति की नर्सरी के प्रोडक्ट हैं। जैसे डॉक्टर बिभ्राट चंद्र कौशिक हैं, वैसे ही उसी तरह के नर्सरी के प्रोडक्ट हैं। तो योगी जी से आपकी जो निकटता हुई का एक छात्र नेता होने के नाते, क्योंकि वो भी छात्र राजनीति से निकल कर आए थे, एक तरीके से विचारों का समागम या विचारों में यूथफुलनेस, क्या ये वजह रही कि आप धीरे धीरे योगी जी के करीब आ गए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं। उनके अंदर युवाओं और छात्रों के लिए बहुत ही पीड़ा है। मैं अपने आवास पर था, एक घटना आपको बता रहा हूँ गोरखपुर में, और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में लाठीचार्ज हो गया। मैं अभी अखबार पढ़ के सोचा कि मैं छात्रावास चलूं। उसके पहले ही योगी जी, तब संसद सदस्य थे गोरखपुर के, उनका फ़ोन आ गया कि भाई आप देखिए क्या हो रहा है, ये ज़रा पता करके हमको बताइए। तो मुझे अब तक वाहन चलाने नहीं आता है। तो मैं एक सज्जन से कहा आप आइए, वो अभी आए, फिर विलम्ब थोड़ा आ गए। तब फिर योगी जी का दूसरे बार फ़ोन आ गया कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ। उन्होंने कहा अरे भाई आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, कहाँ रास्ते में आप हैं? मैं पहुंचा हॉस्टल में, लड़कों से भी बातचीत कर रहा था, तब तक तीसरा फोन उनका आ गया, कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं हॉस्टल पहुंचा हूँ, यहाँ बड़ा जो है छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा आप वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ। और वो आए, छात्रों की बात को उन्होंने सुना, प्रशासन के लोग भी आ गए, उसकी जांच उन्होंने कराई। एक बार और घटना आपको बता दूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर भूगोल में विश्वविद्यालय परिसर और उसके एफिलिएटेड कॉलेज में सभी छात्र 0,0,0,0 नंबर पर आ गए। छात्र धरने पर बैठ गए कि भाई कैसे ऐसे मूल्यांकन हुआ है कि डिग्री कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी छात्र 0 नंबर पर आ गए। मैंने योगी जी से कहा कि आप चलिए धरने पर। माननीय सांसद उस समय थे, वो धरने पर आए, विश्वविद्यालय के कुलपति आए, अधिकारीगण आए, और फिर से उन कापियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो उनके मन में सदैव युवाओं के प्रति प्रेरणा रही, युवाओं के प्रति, और गोरखपुर का, पूर्वांचल का युवा भी सदैव उनके लिए आकर्षित रहा। आज भी मैं कह सकता हूँ कि उनका संपूर्ण जो मूल मुख्य बातें हैं आज भी, वो अभी 2022 का चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट आपने देखा होगा युवाओं ने दिया। युवा उनके लिए चला, ठीक बात, युवा उनके लिए संघर्ष किया। तो हमको उन्होंने जिम्मेदारी दी है, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कुछ विभाग के सवाल कुछ कर लेते हैं कि तत्कालिक तौर पर, जैसे आपने 2019 में जब कार्यभार संभाला था, तो पहले हम लोग बचपन में सुना करते थे, बहुत शुरुआती दिनों में 87-88 में हम लोग छात्र जीवन में थे, और वो एक तरीके से बचपन का ही वय होता है। तो सुना करते थे, गाँव में जाते थे, अपने अपने गाँव में हम लोग रहा करते थे, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ये सब इनका गठन हुआ करता था, तो बड़ा अच्छे चलते थे। मतलब आप देख लें 84, 85, 86, 80 के दशक में ये ठीक चल रहे थे। उसके बाद इनका पता नहीं कहाँ पता चल गया। आज मैं बहुत दिनों बाद इनका नाम सुन रहा हूँ, जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि भाई आपके विभाग ने काफ़ी काम इस ओर
करने का प्रयास किया है। तो ये जब आपने 52 जिलों का दौरा किया तो नवयुवक मंगल दल और महिला मंगल दल, इनकी क्या स्थिति है, कितने जनपदों में इनका गठन हो चुका है और अभी किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, मूल रूप से जब रामनरेश यादव जी स्वर्गीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब युवा कल्याण परिषद का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष स्वयं में पदेन रूप से मुख्यमंत्री होते और उस समय तक 80 से लेकर के 77 से 85-86 तक यह काम गांव-गांव में चला। भारी संख्या में नवयुवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन हुआ। लेकिन मेरा आरोप है कि सपा और बसपा की सरकारों ने इस पर कुछ नहीं काम किया। इन लोगों ने इसको बिल्कुल शून्य कर दिया। लेकिन उन्होंने 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी आए तो उन्होंने युवा कल्याण परिषद का गठन किया, फिर से पुनर्गठन किया। वो अध्यक्ष हुए, मैं उपाध्यक्ष हुआ और आज भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कहीं 600, कहीं 700, कहीं 500, कहीं 400, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर जो छोटे ज़िले हैं वहाँ भी 150, 200, 250 जो है नवयुवक मंगल दल का गठन किया गया। और हम लोग अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अधिकारियों की बड़ी कमी थी। यूपीएससी से क्षेत्रीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर लगभग 800 अधिकारियों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनका प्रमाण पत्र अपने निवास 5 कालीदास से बांटा। तब यह विभाग के मंत्री माननीय उपेंद्र तिवारी जी थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो अब हमारे पास अधिकारियों की भी संख्या हो गई। अब हम लोग जिले स्तर पे बैठक करके सभी जगहों पर इस काम को बड़ी तीव्रता से लिए हैं कि गांव-गांव जा कर के और युवक मंगल दल, इसमें हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया है कि एक अध्यक्ष होगा, एक महासचिव होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, कुल 20 और 21 लोगों की कमेटी बनेगी। और उसकी प्रक्रिया भी बड़ा सरल किया कि एक प्रो फार्मा पर 21-22 की कमेटी बनेगी और उस कमेटी को हर जिले में विकास भवन में युवा कल्याण अधिकारी जिला स्तरीय होते हैं, उनका कार्यालय है, वहाँ से आप प्रो फार्मा ले जाइए, उसको भर करके और ला करके उसी जगह पर आप जमा कर दीजिए। आपका अपने आप जो है पंजीकरण हो जाएगा और जब पंजीकरण हो जाएगा तो हम आपको एक बढ़िया खेल किट देंगे जिसमें 4 फुटबॉल, 4 वॉलीबॉल, नेट, वेट करने वाली मशीन, वो बच्चियां जो कूदती हैं, वो अच्छी रस्सी, उसमें 12 सामान हम लोग नवयुवक मंगल दल और महिला मंगल दल के अध्यक्षों को दे रहे हैं। बहुतेरे जिलों में तो मैं स्वयं जा करके बांटा और नहीं जहाँ जा पाया वहाँ हमारे सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, टाउन एरियाओं के चेयरमैन, नगर परिषदों के सभापति, इन लोगों ने जा कर के बांटा। पुनः हम लोग जो है, चूँकि मई और जून खेल का समय नहीं होता है, जब बरसात शुरू हो जाएगी फिर हम लोग प्रक्रिया को अनवरत हर वर्ष जारी रखते हैं, पुनः बांटने का काम होगा। युवा कल्याण विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा है जी, कि आप गांवों के अंदर देखते हैं कि साहब जो हमारी लोक कला है, जो लोक संस्कृति है, गांवों की संस्कृति है, उसका लुप्तीकरण हो रहा है। आजकल बॉलीवुड, हॉलीवुड की ओर लोग जा रहे हैं, तो उधर की हमारी संस्कृति विलुप्त हो जा रही है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में ऐसे तमाम नौजवान हैं, तमाम युवक और युवतियां हैं जो बहुत बढ़िया कजरी, बहुत बढ़िया ढोलक, बहुत बढ़िया लोक नृत्य, बहुत बढ़िया विवाह गीत, बहुत अच्छा फाल्गुनी गीत, बहुत अच्छा बिरहा, बहुत अच्छा आल्हा उदल की कहानियाँ, यह बहुत अच्छा गा और सुना लेती हैं। लेकिन उनको कोई मंच नहीं मिलता था जिससे वो अपना प्रस्फुटन करें। तो हम लोग हर
जनपद स्तर पर इनकी प्रतिस्पर्धा 2 दिन की कराते हैं, उसके बाद मंडल स्तर पर कराते हैं, फिर प्रदेश स्तर पर कराते हैं। और जो बच्चे प्रदेश में के 10 बच्चों को हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी को, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस होता है जी, उस दिन उत्तर प्रदेश के 10 बच्चों को और 10 गांव सभाओं को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से पुरस्कृत कराते हैं। तो हम एक मंच दे रहे हैं कि बच्चे आवें अपने कला का, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके पास बहुत वाद्य यंत्र नहीं है, बहुत ज़्यादा संयंत्र नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, चूँकि आप देखते होंगे कि जब गीत संगीत लोक नृत्य होता है तो उनके लिए वस्त्र भी चाहिए, वस्त्र विन्यास का भी बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। अभी हमारे बगल की बस्ती जिले की एक लड़की कथक में राष्ट्रीय स्तर पर गई, बहुत अच्छा कथक उसने किया, बिल्कुल 16-17 साल की बच्ची है। कथक नृत्य पूरे भारत में बड़ा सम्मान और स्वाभिमान से देखा जाता है, लेकिन छोटी सी बच्ची, गांव की बच्ची, बस्ती बहुत एक तरह से कहिए कि बहुत जागृत जिला नहीं है, लेकिन वहाँ की बच्ची राष्ट्रीय स्तर पर गई। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कोई विभाग गांव स्तर पर, गांव सभा, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर पर इनकी उभारने का कोई काम नहीं कर रहा। एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है कि हम एक महत्वपूर्ण और सवाल है, इसी में जोड़ लेते हैं कि आप लोगों ने प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर ओपन जिम और मिनी स्टेडियम की बातें की हैं। अभी कहाँ तक सफलता मिली है, कितने जिलों में आपने इसको अब तक स्थापित किया है? डॉक्टर कौशिक। देखिए जो मिनी स्टेडियम है वो लगभग इस समय 100 की संख्या में निर्माणाधीन है। ओपन जिम भी बने हैं। मैं सत्य बात कहने में कभी पीछे नहीं हटता हूँ। वो सबसे ज़्यादा हमको ज़मीन की समस्याएं आ रही हैं। आप जानते होंगे कि पहले चकबंदी के अंदर प्रत्येक गांव सभा में खेल के लिए मैदान आरक्षित किए जाते थे, चकबंदी में मिलते थे, लेकिन आज कुछ गांवों में वो अतिक्रमण के शिकार हैं। उन अतिक्रमण को माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और प्रत्येक मंडलायुक्त और जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खेल मैदानों को खाली कराया जाए। उसमें खाली कराने के काम हो रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण काम होगा, चूँकि मिनी स्टेडियम 3 एकड़ में बनते हैं, कोरोना के समय में जब हमारे प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के अन्यत्र प्रदेशों से आए तो उनको कोई काम नहीं था, तो हम लोगों ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा के तहत गांव गांव में खेल के मैदान बनवाए। उसमें केवल 3 एकड़ की बाध्यता नहीं है, मात्र 1 एकड़ में खेल के मैदान सुसज्जित हो जा रहे हैं, जिसमें हम समतलीकरण करा रहे हैं, एक बॉर्डर करा रहे हैं। भले ईंटे से ना हो तो मेड़ बना करके बॉर्डर बना दे रहे हैं, कटीले तार जो होते हैं उनसे एक बॉर्डर बना दे रहे हैं, और लगभग मैं समझता हूँ कि 20-20, 22-22 खेल मैदान प्रत्येक जिलों में बने हैं जहाँ प्रयोग हो रहे हैं। तो काम हम लोग, हमारे यहाँ काम बहुत प्रगति पर हो रहा है। हम लोग मुझे जब टास्क मिला तो मैंने कहा कि भाई ये बड़ा मेहनती काम है। तो मुख्यमंत्री जी चूँकि गोरखपुर के हैं तो हम लोगों का हाथ पर याद भी चल जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि भाई आपको डायबिटीज है, आप जो है
पूरा प्रदेश में घूमिए, अपना डायबिटीज कम करिए, क्योंकि व्यस्त रहने से भी डायबिटीज कम होता है। तो आप घूमिए। तो मैं घूमने लगा। उन्होंने कहा जितने व्यस्त रहिएगा उतने आपका शुगर का लेवल कम होगा। तो मैं घूमते रहता हूँ, ठीक ना। एक मेरा अंतिम सवाल है, इस तो साक्षात्कार का एक अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं। मुख्यमंत्री युवा हैं, जैसा आपने कहा कि शुरू से ही वो छात्र राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, खुद भी छात्र राजनीति की नर्सरी से निकलकर उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपके छात्र राजनीति के दौरान से योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी, बड़े आत्मीय रिश्ते हैं जो अभी तक अनवरत चल रहे हैं। एक युवा मुख्यमंत्री को जब कोई बुलडोजर बाबा कहता है तो कैसा लगता है आपको? देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि युवाओं की जितना काम योगी जी ने किया है, अगर मैं बताऊंगा तो ये आपका शो कल सुबह समाप्त होगा। इतने ज़्यादा काम हुए। अभी आप देखिए, एक अभ्युदय कोचिंग चलाई गई है जिसका मूल लक्ष्य है तेजस्विनावधीतमस्तु। अभ्युदय कोचिंग में उत्तर प्रदेश के पहले सभी मंडलों में, अब सभी जिलों में जो है निःशुल्क कोचिंग कराई जा रही है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य था जिसने कोटा से, दिल्ली से, बाहर के अन्य प्रदेशों से सबसे पहले छात्रों को अपने प्रदेश में लाया। अभी आपने देखा होगा कि 62 लाख लैपटॉप बट गए। अभी आपने देखा होगा कि बजट में 1500 करोड़ रुपया 2 करोड़ लोगों को विवेकानंद युवा सशक्तिकरण अभियान में लैपटॉप और टैबलेट तकनीकी दक्षता के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मोबाइल अब लग्जीरियस आइटम नहीं है, नेसेसरी आइटम हो गया है। क्योंकि गूगल से आप देश दुनिया की खबरें घर बैठे आप ले सकते हैं। इसलिए युवाओं को तकनीकी रूप से ज्ञान के रूप में दक्ष करने के लिए, क्योंकि अब हम लोग कक्षीय ज्ञान से ऊपर उठ करके अब तकनीकी ज्ञान की ओर ज्यादा जा रहे हैं। ठीक बात है। भारत, हमारा जो मूल प्रश्न था ना वो आपने घुमा दिया। मूल प्रश्न जो हमने किया था वो घुमा दिया आपने। आपके साथी, आपके करीबी, आप ये भी कह रहे हैं कि हमने उनके मार्गदर्शन में काम भी किया। छात्र नेता से जिस वक्त छात्र नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ जब आए, उस वक्त आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं 94 में, और आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा। मेरा सवाल जो मैंने किया कि एक युवा छात्र नेता से उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री को जब लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं और कहते हैं कि भाई बुलडोजर उत्पीड़न का प्रतीक हो गया है, लोगों के दमन का प्रतीक ना होकर, कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं तो जो है उनके कई नाम लोग लेते हैं। जैसे जब महंत अवैधनाथ जी यहाँ पर थे तो गोरखपुर के लोग कहते थे छोटे बाबा, ठीक ना। कोई लोग कहते थे MP साहब, कोई कहता था स्वामी जी, कोई कहता था बाबा जी, कोई कहता था गोरखपीठ के उत्तराधिकारी जी। तो यह लोगों का प्रेम और स्नेह है कि जो लोग कहते हैं, हम तो आज भी, मैं स्वयं जो है कभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कहा, हम लोग सदैव जो है, क्योंकि हमको तो उनका पारिवारिक संरक्षण भी है। हमारे पूरे परिवार से, हमारे पिताजी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य थे, बहुत इतिहास के विद्वान व्यक्ति थे। उनसे जो है बाबा जी का बड़ा संपर्क था। हम लोग आज भी उनका पैर छू करके प्रणाम करते हैं। हमारे घर कोई भी व्यक्तिगत आयोजन रहा, वो गए तो हम लोग तो बाबा जी कहते हैं। तो जो जिसकी इच्छा होता है वो अपना कहता है, कहने का अलग अलग सिंबल है, अलग अलग रूप है। और गोरखपुर का ज़्यादातर व्यक्ति बाबे कहता है, कोई नहीं कहता विधायक जी, सांसद जी। ठीक बात है, ठीक बात, मुख्यमंत्री जी।
ठीक बात ये है। एक तरह से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशिक, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बहुत सारी बातें आपने योगी जी के बारे में विस्तार से बताई, अपने विभाग के बारे में जानकारी दी और छात्र राजनीति के बारे में भी बताया कि वास्तव में छात्र राजनीति से जो लोग आते थे उनको वो धैर्यवान होते थे। आज भी अगर आपको सफलता परमानेंट हासिल करनी है तो आप धैर्य के साथ काम करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक, राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष, योगी जी के काफ़ी करीबी छात्र नेता रहे हैं, बहुत गोरखपुर के ही रहने वाले। उत्तर प्रदेश में युवाओं के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या क्या काम कर रही है, युवा कल्याण परिषद की तरफ से अपने स्तर पे मुख्यमंत्री क्या क्या कर रहे हैं, ये तमाम जानकारियां डॉक्टर कौशिक ने दी। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही, फिर किसी नए शख्स के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।